इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, राइट। ये हमारा थर्ड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और इसके अंदर हम समझने वाले हैं कि व्हाट वाज लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। इसको हम अच्छे से समझेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब इंडिया में स्टार्ट हुई, राइट, तो कैसे स्टार्ट हुई एंड व्हाट वर द रीजंस जिसकी वजह से हमको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को स्टार्ट करना पड़ा, राइट। सो देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट। बहुत सारे रीजंस भी हैं इसके लिए जो हम समझेंगे वन बाय वन। बट आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो सब सिर्फ इंट्रोडक्शन है। सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट लेड टू दिस पॉलिसी। ऐसा तो क्या हो गया था कि हमको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े इंडिया में, या नई इकोनॉमिक पॉलिसी को लाना पड़ा। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। आफ्टर 40 years ऑफ द प्लान डेवलपमेंट, इंडिया में 40 साल बीत चुके थे प्लान डेवलपमेंट के। इंडिया हैज बीन एबल टू अचीव स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। हम इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बना चुके थे, अच्छा इंडस्ट्रीज बन गई थी, एंड सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया था, राइट। आपने पढ़ा जैसे एम एस स्वामीनाथन और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की वजह से। सो सेल्फ सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन में हम हासिल कर चुके थे। तो इंडिया वाज एट अ बेटर पोजीशन 40 साल में, ये अच्छी चीज हुई थी। बट अ मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लाइवलीहुड। ज्यादातर लोग आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे इवन आफ्टर 1990। मैंने आपको बताया था कि 65% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थी। और ये ऐसी बात थी जो खटक रही थी कहीं ना कहीं। इंडिया में अगर ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रहेंगे तो इंडिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्पीड में नहीं हो पाएगा। और इंडिया जो डेवलपिंग नेशन है वो डेवलपिंग ही रहेगा, वो डेवलप नहीं हो पाएगा, जो बहुत ही जरूरी था। इन 1991 इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस। ये दूसरी एक बुरी बात हुई कि इंडिया ने एक इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस किया। और ये इकोनॉमिक क्राइसिस थी क्या? दिस इकोनॉमिक क्राइसिस वाज रिलेटेड टू एक्सटर्नल डेट। नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल डेट? बेसिकली एक्सटर्नल डेट यानी हमको जो बाहर रुपए चुकाने पड़ते, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डेट। यानी कहने का मतलब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम बाहर के लोगों को पैसा चुका पाए। Now the government was not able to make repayments on its borrowing from abroad. हमारी सरकार इतनी खराब स्थिति में आ गई थी कि हम रीपेमेंट भी नहीं कर पा रहे थे, राइट। जो पैसा हमने लिया था लोगों के पास से लोन के तौर पे लिया था, वो हम चुका नहीं पा रहे थे। The origin of the financial crisis can be traced from the inefficient management of Indian economy in 1980s. Now 1980s is a time जहां पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की सत्ता थी, और वो इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने बहुत ब्लंडर्स क्रिएट किए थे। 1980s के शुरुआत से ही इंदिरा गांधी पावर में आना चाहती थी, और ये पावर की वजह से ही इंदिरा गांधी ने जाली नोट छापे, इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस को बड़ा किया। उससे पहले ही इंडिया की इकोनॉमिक क्राइसिस बर्बाद हो चुकी थी, जो मोरारजी देसाई का नाम था। मोरारजी देसाई, मैं बता दूं आपको, आपने पढ़ा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो सूची है, प्राइम मिनिस्टर की जो लिस्ट है, उसके अंदर मोरारजी देसाई का नाम दिया गया है। मोरारजी देसाई वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर इन अवर कंट्री, राइट, कि जिसके दम पे इंडिया में महंगाई, इन्फ्लेशन कम होकर डिफ्लेशन आया, सस्ताई आई, चीजें बहुत सस्ती हो गई थी उनके टाइम पे। पर ही वॉज ऑल्सो वन इकोनॉमिक ब्लंडर, क्योंकि चीजें सस्ती होने का मतलब ये होता है कि वी आर गोइंग इन अ डिप्रेशन, वी आर गोइंग इन अ रिसेशन। और रिसेशन इंडिया में लाने वाले मोरारजी देसाई थे। वो कंज्यूमर के लिए अच्छे थे और प्रोड्यूसर के लिए बुरे थे। याद रखिए, इकोनॉमी में कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों के इंसेंटिव जरूरी है। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट ईयर पढ़ा, अगर किसी का एक का भी इंसेंटिव अगर बराबर नहीं चलता है तो इकोनॉमी अच्छे से नहीं चलती है, जो मोरारजी देसाई को भी अक्ल नहीं थी। मैं बता दूं, ही इज द अगेन ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री जो 100 years जिए। इनकी एक ट्रिवियल बात भी मैं बता दूं आपको कि इनकी बर्थ डेट 29 फरवरी को आती थी। यानी वैसे कहने के लिए वो 25 साल ही जिए, 50 साल में एक बार बर्थडे आती थी उस हिसाब से, पर एक्चुअली वो 100 साल जिए। पर इनका भी एक ब्लंडर्स था, इंदिरा गांधी के ब्लंडर, राइट। एंड डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द 1980s राजीव गांधी, जो इंदिरा गांधी के सुपुत्र थे, उनने भी कुछ ब्लंडर किया। ब्लंडर इतना ही नहीं था, उसके अलावा भी
बाहर की यानी इंडिया के बाहर की जियोपॉलिटिकल स्थिति जो थी वो बदल रही थी। इंटरनेशनल अरेना पे और भी कुछ हो रहा था, जैसे कि सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। सोवियत में उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट जो थे मिखाइल गार्बाचेव, उन्होंने सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन कर दिया। यानी उसमें जितने भी स्टेट थे वो अपने आप में अलग कंट्री बन गए। जैसे यूएस क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो काफी सारे स्टेट्स बन के एक अमेरिका बना है, राइट, यूएसए। पर यूएसएसआर भी ऐसा ही था, सोवियत यूनियन भी ऐसा ही था, पर वो सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। कोलैप्स यानी वो यूनियन नहीं था। जैसे सोचो कभी कि इंडिया में हर एक स्टेट अलग हो जाए, हर एक स्टेट एक कंट्री हो जाए, तो कैसा होगा। वैसा ही कुछ रशिया में हुआ, सोवियत यूनियन में हुआ। और दूसरा, इंटरनेशनल अरेना पे गल्फ वॉर चालू हो गया। यानी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे, गल्फ रीजन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो अबू धाबी, जहाँ पे जो ऑयल निकलता है, वहां पे वॉर चालू हुआ मुस्लिम के साथ। तो डेफिनेटली जो ऑयल मिल रहा था पहले सस्ते दाम में, वो महंगा होता गया, और इसकी वजह से हमारा इंपोर्ट भी बहुत बढ़ते गया। तो मल्टीपल चीज इंडिया में हुई, मल्टीपल चीज बाहर इंटरनेशनल अरेना पे हुई, जिसकी वजह से ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा नसीब ही उस टाइम पे खराब चल रहा था, और इसकी वजह से इंडिया ने इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस किया ऑन द एक्सटर्नल डेट, यानी हम अपना डेट चुका नहीं पाए। नाउ द गवर्नमेंट अर्न्स, नॉर्मली याद रखिए कि गवर्नमेंट जब कमाते हैं तो कैसे कमाते हैं, उसको फंडिंग कहाँ से मिलता है। नॉर्मली अर्न्स फ्रॉम टैक्सेस, उनको टैक्स द्वारा कमाते हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, पब्लिक कंपनियां जो होती है, जैसे कि ओएनजीसी है, बीएसएनएल है, वो जो कमाती है वो सरकार की कमाई में ज्यादा है। गवर्नमेंट नॉर्मली ऐसे कमाती है। या फिर जो आपके पास से फीस और फाइन्स लेते हैं, अगर आप रूल ब्रेक करते हो, सीट बेल्ट नहीं पहनते हो या हेलमेट नहीं पहनते हो, तो उससे से भी कमा सकती है। तो ये गवर्नमेंट की कमाई के जरिया है, राइट। एंड गवर्नमेंट स्पेंड कहाँ पे करती है, तो गवर्नमेंट स्पेंड करती है डेवलपमेंट पे, रोड्स बनाती है, ब्रिज बनाती है। सोशल सेक्टर यानी कि स्कूल्स बनाते हैं, राइट, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब डेवलप करते हैं। या फिर डिफेंस सेक्टर डेवलप करते हैं, राइट, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, इस पे सरकार खर्च करती है। ये दोनों को मिला के, जहाँ से गवर्नमेंट कमाती है, गवर्नमेंट जहाँ पे स्पेंड करती है, दोनों को मिला के हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, सरकार की पॉलिसी। मैं ये बता दूं कि सरकार की पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में फिस्कल डेट होना चालू हो गया था। डेट यानी सरकार देवा कर रही थी, यानी उनके पास उतने पैसे ही नहीं थी कि देश चला सके। उस टाइम की सरकार की बात कर रहा हूं मैं। याद रखिए, जब व्हेन द एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, जब भी खर्चे बढ़ जाते हैं सरकार के, राइट, उसके इनकम से, द गवर्नमेंट इनकम्स डेफिसिट, सरकार में क्या आता है, डेफिसिट आता है। अभी ये डेफिसिट कैसे भरपाई किया जाए, तो जो फाइनेंशियल डेफिसिट, गवर्नमेंट हैज टू बोरो, गवर्नमेंट को पैसे उठाने पड़ते हैं कहीं से, टू बोरो फ्रॉम बाहर से। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसी को हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। यानी सरकार बाहर से पैसे उठाती है, मे बी वो बैंक से उठाती है, मे बी पीपल, बड़े अगर लोग हैं, राइट, तो उनके पास से उठाती है, लोगों के पास से, पीपल विद इन द कंट्री। या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उसी से पैसा उठाती है। सरकार ने भी कुछ ऐसा ही किया 1990 के टाइम पे, जब हम क्राइसिस से फेस कर रहे थे। उन्होंने पैसा उठाया बहुत था, राइट, ये क्राइसिस को संभलने के लिए, पर क्राइसिस संभल ही नहीं रही थी, क्योंकि हमारी पास पैसे जाने के स्रोत बहुत ज्यादा थे, आने के बहुत कम थे। इन द लेट 1980s गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगन टू एक्सीड दिस रेवेन्यू। 1980s में, लेट 1980s यानी 1985 के बाद अगर हम देखने जाए, तो और भी स्थिति खराब होती गई, हमारे खर्चे बढ़ते गए, रेवेन्यू तो थी नहीं, क्योंकि टैक्स कोई देना चाहता नहीं था देश में। क्योंकि मैं बता दूं कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे टैक्स रेट बहुत हाई था, 96% ऑफ इफेक्टिव टैक्स रेट था, राइट, और जिसकी वजह से टैक्स कोई पे करना नहीं चाहता था। नाउ बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से द मार्जिन्स बहुत बढ़ते गए, डेफिसिट के मार्जिन्स बढ़ते गए, एंड दैट मीटिंग द एक्सपेंडिचर थ्रू बोरोइंग बिकेम अनसस्टेनेबल। और बोरोइंग से एक्सपेंडिचर को स्पेंड करना अनसस्टेनेबल हो गया। यानी हम पैसे उठा उठा के किसी को भरपाई करें,
ये सही नहीं था, ये कब तक कर सकते थे? वी कैन नॉट गो फॉर अ लॉन्ग, राइट? इतना हम लंबे ऐसे से चला नहीं सकते थे। और हम जो पैसे उठा भी रहे थे वो पूरा पैसा जा रहा था वापस पुराने डेट को चुकाने में। दैट वाज स्टिल मोर रॉन्ग, राइट? यानी हम डेट ट्रैप में फंस गए थे, ऐसा बोलो तो गलत नहीं हूं मैं। वी आर इनटू द डेट ट्रैप। Foreign exchange reserves declined to a level that was not adequate to finance imports for more than 2 weeks. हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था वो डिक्लाइन हो गया था। ये फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? तो मैं बता दूं आपको कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं तो उसको चुकाना पड़ता है उनकी करेंसी में। जैसे कि हमने यूएस से इंपोर्ट किया तो हमको चुकाना पड़ता है यूएस के डॉलर्स में। जापान से हम अगर कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो हमको चुकाना पड़ता है जापान की येन में। तो उसको कंबाइन सब मिला के क्या बोलते हैं हम उसको? हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। द फॉरेन एक्सचेंज जितना कोई देश के पास होगा उतने ही देश की इंपोर्ट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, यानी वो देश के पास ताकत ज्यादा है। कहने का मतलब यू कैन इंपोर्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट यही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे इंडिया में वो डिक्लाइन हो गए थे। वो लेवल पे डिक्लाइन हो गए थे, इतने कम डिक्लाइन हो गए थे कि सिर्फ 15 दिन चले उतने ही थे। अगर आप देखें तो कोई भी देश के पास इतना तो होता ही है फॉरेन एक्सचेंज जो 1.5 साल 2 साल तक चले। इतना सारा फॉरेन एक्सचेंज यानी इतना सारा पैसा होता ही है, पर इंडिया में नहीं था उस जमाने में, सिर्फ 15 दिन चले उतना ही था। There was also not sufficient exchange, foreign exchange to pay the interest that needs to be paid on international lenders. हमारे पास इतना बड़ा डेफिसिट था कि हम इंटरनेशनल लैंडर्स को भी नहीं चुका रहे थे। जो बड़ी बड़ी कंपनी थी यूएस से सिंगापुर सबसे पैसा लिया था उसको भी हम उसका ब्याज नहीं चुका सकते थे। प्रिंसिपल तो बहुत दूर की बात, वी कैन नॉट एबल टू पे द इंटरेस्ट ओनली। यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि इंडिया में जो डेफिसिट आया था वो 7,700 करोड़ उस जमाने में बहुत बड़ी अगर रकम थी। अभी तो 7,700 फिर भी छोटी लगती है, और उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी और उतना डेफिसिट आया था यूनियन बजट में जिसको चुकाना बहुत ही कठिन था। हमारी सिचुएशन और बिगड़ी जब बैक टू बैक असोसिएशन हुए दो प्राइम मिनिस्टर के इन स्पेन ऑफ 7 years, 7 साल के अंदर ही, राइट? और इसीलिए इंडिया की पोजीशन बहुत ही एग्रीव्ड हो गई, बहुत ही दयनीय हो गई। इंटरनेशनल अरेना पे लोग देखने लगे कि इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा। इंदिरा गांधी को मार दिया गया, दे शॉट डेड, और उसने उसके ही सिख बॉडीगार्ड ने उसको मार दिया गया। ये रियल पिक्चर है इंदिरा गांधी जी की, राइट, उनके डेथ टाइम की। और जब वो राष्ट्रपति भवन से बाहर निकल रही थी तभी उनको उसके ही बॉडीगार्ड, सिख बॉडीगार्ड थे जिसे उन्होंने मार दिया गया, राइट? सफदरगंज रोड। नाउ ये क्यों मारा, इसकी स्टोरी मैंने 5 स्टोरी आपको मैंने बताई थी, राइट? जब मैंने स्कूल में आपको ये चैप्टर पढ़ाया था। तो डेफिनेटली इंदिरा गांधी को मारने का रीजन इतना ही था कि वो खालिस्तान की जो मूवमेंट थी वृंदावन वाले उसमें घुसी थी और उसने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था जिसके तहत उन्होंने गोल्डन टेम्पल पे गोलियां बरसाई थी। और इसकी ही रिवेंज में इंदिरा गांधी को शॉट डेड किया गया। उसके बाद राजीव गांधी का भी असोसिएशन हुआ क्योंकि वो मद्रास में तमिल के राइट्स के लिए लड़ रहे थे, जो कि था श्रीलंका की जियोपॉलिटिकल स्थिति थी जिसमें हम इंटरफियर कर रहे थे, और इसके लिए राजीव गांधी को भी बॉम्ब से उड़ा दिया गया। बैक टू बैक 2 असोसिएशन होने से इंडिया की पोजीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी, राइट, इंटरनेशनल अरेना पे। यहाँ पे आप देख सकते हो राहुल गांधी, राइट, बहुत छोटे थे उस जमाने में, जो अपने पिता की चिता आई मीन डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं। और ये उस टाइम के सोनिया गांधी और ये रहे राहुल गांधी। दैट वाज अ रियल पिक्चर्स ऑफ राजीव गांधी व्हेन ही वाज शॉट डेड। ये दोनों एसोसिएशन की वजह से इंडिया की पोजीशन बहुत ही बिगड़ चुकी थी क्योंकि लोग इंडिया को अभी इकोनॉमिक हिटमैन की तरह देख रहे थे। लोग उसको सिर्फ हिट करके चले जाते थे। अगर आपको ये स्टोरी जरा अच्छे से समझनी हो देन डेफिनेटली यू हैव टू वॉच दिस मूवी कॉल्ड मद्रास कैफे, राइट? कभी टाइम मिले तो देखना अच्छे से, यू गेट टू नो। उस टाइम पे एक बंदा जो आया, राइट, जिन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक सिनेरियो को चेंज करने की कोशिश की, एंड इसको आज भी हम जानते हैं। उसका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। ही वाज अ मैन ऑफ अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, केम टू पावर।
वो जब पावर में आए तो अनएनिमसली वोट से आए, यानी ओपोजिशन के भी उसको उतने ही वोट मिले जितने उसकी पार्टी के सपोर्टर्स को मिले, यानी ही केम टू पावर विद अ मेजोरिटी। राव हैड रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स 1991, वो तो रिटायर्ड ही हो चुके थे, उसको आना नहीं था, उसको कभी वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन भी नहीं होना था, पर बिकॉज दो प्राइम मिनिस्टर की हत्या हो गई देश में, तो उसको दुख हुआ, एंड दैट्स व्हाई ही एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स, री एंट्री उसने मारी 1991 में। It was the assassination of the Congress president Rajiv Gandhi and they persuaded him to make a comeback. क्योंकि राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया था, इसीलिए लोगों ने उसको बोला कि आप आइए सर, वापस पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुई है, क्योंकि आपके बिना ये देश नहीं चल पाएगा, एंड दैट्स व्हाई ही केम बैक। As the Congress had won the largest number of seats in 1991 elections, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो गवर्नमेंट बना सकते थे, राइट? सो ही हैड एन अपॉर्चुनिटी टू हेड अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर, और वो प्राइम मिनिस्टर के पद पे आ सकते थे। कभी उसने सोचा भी नहीं था जिंदगी में कि मैं खुद प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी तैयार हुई जो उनको प्राइम मिनिस्टर के पद पे बिठाया गया, पीवी नरसिम्हा राव को। उसने एक मीटिंग की जिसकी स्टोरी भी मैंने आपको सुनाई थी, राइट? पीवी नरसिम्हा राव ने, उसने पॉलिसी का फ्रेमवर्क देख लिया था, वो 18 लैंग्वेज का जानकार था, वो बहुत विजनरी बंदा था पीवी नरसिम्हा राव, और इसीलिए उसने एक मीटिंग की। ये मीटिंग उसने की 3 बंदों के साथ, और उसने डिसाइड किया कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इंडिया में कैसा होगा, कैसे फ्यूचर लिखा जाएगा इंडिया का। ये जो मीटिंग की, उसमें पहला जो बंदा था वो थे पी चिदम्बरम, जो अभी भी कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे थे अर्स्टवाइल। दूसरे थे मोहम्मद से आलूवालिया, जो प्लानिंग कमीशन के 20 साल तक हेड थे। और मीटिंग में तीसरा जो बंदा था वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, और उस जमाने में पीवी नरसिम्हा राव के कैबिनेट के अंदर वो फाइनेंस मिनिस्टर का होदा संभाल रहे थे। उन्होंने, नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को कन्विंस किया, क्योंकि दोनों तो समझ चुके थे कि इंडिया जो रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज में थी, जो एक्सपोर्ट नहीं कर रही थी अभी तक, जिसकी पॉलिसी 1950 से 1990 में पब्लिक सेक्टर के अंदर थी, यानी पब्लिक सेक्टर बहुत ही बिगड़ा हुआ था, तो उसने समझ लिया था नरसिम्हा राव ने कि जो चीज हो रही है इंडिया में वो सब बुरा हो रहा है, और इसको बदलने के लिए हमको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ेगी। तो उसको कन्विंस करने के लिए उसने मनमोहन सिंह से साथ बैठक की, और उसने खुद ही नहीं, बस चिदम्बरम और मोहम्मद सिंह आलूवालिया ने भी कन्विंस किया मनमोहन सिंह को कि आप मान जाइए, क्योंकि मनमोहन सिंह के पास वो गट्स नहीं थे मानने के लिए। पीवी नरसिम्हा राव ने बोला कि मैं तेरे को सपोर्ट करता हूं, यू हैव टू प्रेजेंट अ बजट द नेक्स्ट डे। और उसकी मदद से मनमोहन सिंह को, ये पुराने पिक्चर्स, ऐतिहासिक पिक्चर्स में आपके सामने रख रहा हूं, उसकी मदद से ही मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई 1991 में। द रेस्ट वाज द हिस्ट्री। मनमोहन सिंह ने जुलाई 24, 1991 को एक हिस्टोरिकल बजट प्रस्तुत किया दैट ट्रांसफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी, जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी को बदल ही दिया। और ये है कुछ पिक्चर्स उसके। इसके अंदर मनमोहन सिंह ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए, और उस टाइम के जो अखबार थे, राइट, उसके मैंने कुछ क्लिप्स यहाँ पे रखी है। जैसे कि आरबीआई ने उस वक्त कुछ सोल किया था, 21,000 किलो का सोना, राइट, उन्होंने सेल ऑफ किया था। उस टाइम पे उन्होंने कुछ रुपए का डेप्रिसिएशन किया था, राइट, और ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। इवन डेफिसिट ऑफ इंडियन यूनियन बजट जो आया था, राइट, उसको निकालने के लिए मनमोहन सिंह ने काफी स्टेप्स निकाले थे। उसमें एक स्टेप ऐसा भी था जो सीक्रेटली उनको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से उधारी लेनी थी। उधारी किसकी? तो बोलते हैं 7 बिलियन डॉलर्स, 700 करोड़ डॉलर्स उनको उधार पे चाहिए थे, बिकॉज हमारे पास पैसे थे ही नहीं, राइट, इंटरनेशनल लैंडर्स को चुकाने के लिए। और ये मनमोहन सिंह और परवीन नरसिम्हा राव का ही विजन था कि उन्होंने ये स्टार्ट किया। इंडिया रिसीव्ड $7 बिलियन एज अ लोन टू मैनेज द क्राइसिस। उनके रिक्वेस्ट पे इंडिया को मिली, बट फ्रॉम किससे? फ्रॉम आईबीआरडी। आईबीआरडी यानी अभी का उसका नाम वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आईबीआरडी बोलते हैं। और दूसरी जो थी वो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यह है आईएमएफ का कन्वेंशन सेंटर, राइट, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे लोग आके
मीटिंग करते। उन्होंने उनको पूछा, राइट, रिक्वेस्ट की और उन्होंने माना, पर ये फ्री में नहीं था, इसमें भी कुछ कंडीशंस रखी गई। These international agencies expected India to liberalize and open up the economy. उनको ये था कि अगर इंडिया इकोनॉमी को ओपन अप करेगा तो ही हम उसको लोन देंगे। इसका रीजन था ये ओपन अप करने का, क्योंकि अगर ओपन अप करे तभी यूएस के इंडस्ट्रीज इंडिया में आ सके और इंडिया में चीज बेच सके, राइट। सो द वर्ल्ड बैंक अलाउड टू डायरेक्ट यूनियन बजट, यानी वर्ल्ड बैंक की तौर से इंडियन एक्सप्रेस में ऐसा भी छपा उस जमाने में कि वर्ल्ड बैंक डिक्टेट कर रहा है इंडिया को कि बजट कैसे प्रस्तुत किया जाए। इट मीन्स नाउ वी आर पार्टली अ काइंड ऑफ स्लेव ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ये सही भी था, गलत नहीं था, पर इंडिया को इंटरनेशनल डेट ऑब्लिगेशन से बचाना था और इसीलिए भी हमने ये स्टेप उठाया। इंडिया अग्री टू द कंडीशनलिटीज ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ एंड अनाउंस्ड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और उन्होंने एनईपी अनाउंस किया। नाउ ये एनईपी था क्या? दिस इज अ सेट ऑफ पॉलिसीज दैट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जिसको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। उसको पहला ग्रुप बोलते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स। ये क्या होता है तो मैं बता दूं, स्टेबलाइजेशन मेजर्स का मतलब होता है कि इंडिया की जो सिचुएशन बहुत बिगड़ गई थी, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया था, महंगाई बढ़ गई थी देश में और हमारी रुपी डिवेल्यूड हो रही थी, तो उसको स्टेबल करना था। दैट इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन मेजर्स। और दूसरा था स्ट्रक्चर रिफॉर्म मेजर्स। ये क्या था कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर जो था, जो ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, उसको हटा के हमको मूव करना था इंडस्ट्रियल सेक्टर पे और सर्विस सेक्टर पे। ये दो मेजर्स के अंदर ही नई इकोनॉमिक पॉलिसीज बाहर आई। Now, stabilization measures are short-term measures intended to correct some weakness that have developed in the balance of payment (BOP), right? यानी हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो वीकनेस आ गई थी उसको करेक्ट करने के लिए थी, और दूसरा कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना था। यही थे स्टेबलाइजेशन मेजर्स। और स्ट्रक्चर रिफॉर्म क्या थे? स्ट्रक्चर रिफॉर्म लॉन्ग टर्म मेजर्स थे जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते थे और इंडिया को इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते थे कि इंटरनेशनल लेवल पे हम कॉम्पिटिटिव बने, राइट। कैसे? तो बोलते थे बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज इन द वेरियस सेगमेंट्स। हमको पता था कि इंडिया एग्रीकल्चर पे ज्यादा है, वी आर एग्रेरियन नेशन, कृषि प्रधान देश है, यानी हम कृषि यानी फार्मिंग पे बहुत डिपेंडेंट है, जिसको निकालना बहुत जरूरी था। और यही थे स्ट्रक्चर रिफॉर्म मेजर्स। ये स्टेबलाइजेशन मेजर्स और स्ट्रक्चर रिफॉर्म मेजर्स गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और ये तीन हेड के अंदर वो बाहर आए, राइट, अंडर द थ्री हेड्स, जिसको हम आज नाम जानते हैं लिबरलाइजेशन, राइट। लिबरलाइजेशन यानी इंडिया ने लिबरल कर दिए जो पहले लाइसेंस राज के अंदर चल रहा था पूरा इंडिया, क्योंकि पूरी कंट्री, पूरे देश को अगर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट भी करना था तो सरकार के पास लाइसेंस चाहिए था, पर सरकार ने बोल दिया अभी कि नाउ यू डोंट नीड टू टेक एनी लाइसेंस, द एंटायर कंट्री इज लिबरल नाउ, एनीवन कैन ओपन अ फर्म, एनीवन कैन ओपन अ इंडस्ट्री। नेक्स्ट था प्राइवेटाइजेशन। हर एक चीज जो पब्लिक के हाथ में थी यानी कि सरकार के हाथ में थी वो हटा के प्राइवेटाइज कर दी गई। प्राइवेटाइज यानी प्राइवेट प्लेयर्स को अभी खुद कंपनी खोल सकते हैं और इवन पब्लिक कंपनी को ले भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। एंड तीसरा जो था वो ग्लोबलाइजेशन था। ग्लोबलाइजेशन यानी इंडिया की इकोनॉमी को ओपन अप किया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फ्री कर दिया गया। इसी तीन हेड के अंदर ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चली। अभी लिबरेशन के अंदर क्या चेंजेस आए, प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या चेंजेस आए और ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या चेंजेस आए, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट सेशन, राइट। ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन। यस।